हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। क्या नाटो अब टूटने की कगार पर है? यह सवाल इसलिए हाल के समय में पैदा हो रहा है क्योंकि इसको लेकर के कई सारे जो कंसर्न्स हैं वो सामने दिख रहे हैं। सबसे बड़ा जो हालिया कंसर्न है वो सामने आप इस तस्वीर से देख पा रहे हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच में भरी सभा में एक तू-तू मैं-मैं जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। इसके अलावा बाद में हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस मामले में यह भी कहा कि अमेरिका का साथ हमें बहुत अधिक ज़रूरी है यदि इस युद्ध को शांत करना है, इस युद्ध को समाप्त करना है। तो इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर आया। क्यों भारत के दौरे पर आया, क्यों उसके पीछे की कुछ अपनी वजहें हैं, विकल्प हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने यहाँ तक कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ में आगामी आने वाले समय में 2025 के अंत तक में जो FTA है इसको लेकर के भी अब फाइनल रूप हम दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आखिर यूरोपीय यूनियन इस तरीके के कदम क्यों उठा रहा है और क्या यूरोपीय यूनियन के देशों के द्वारा अब ऐसी मंशा देखी जा रही है कि वो अब अमेरिका से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दे। तो यहाँ पर नाटो का जो एक एंगल है वो किस तरीके से उभरता है ये हम लोग समझेंगे। इसके अलावा जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान एक तनाव की स्थिति को झेला या फिर उनको झेलाया गया, उसके बाद जो तमाम जो वैश्विक नेता हैं, विशेष करके यूरोपीय नेताओं के द्वारा, लाइकवाइज ब्रिटेन के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, पोलैंड के द्वारा उनके संदर्भ में एक समर्थन जैसी बातें भी कही गई कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में ज़ेलेंस्की साहब के द्वारा अलग अलग स्तरों पर धन्यवाद ज्ञापन भी दिया गया है। इसके अलावा जो हाल के समय में डोनाल्ड ट्रंप महोदय के द्वारा ऐसी बातें निकलकर सामने आई कि नाटो के अंतर्गत जो भी यूरोपीय देश हैं वो अपने रक्षा बजट को अभी वर्तमान में जो अभी खर्च कर रहे हैं, लगभग 2% का जो एक आंकड़ा है, जो एक नाटो के द्वारा तय लिमिट है, सीमा है, इसको दर्शाया जाता है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए और इसको बढ़ा करके 5% तक किया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के द्वारा भी 5% तक की जो सैन्य स्थिति है, सैन्य खर्च है नाटो के अंतर्गत अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप महोदय के द्वारा ये बातें जब कही जा रही हैं तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता की स्थिति भी नाटो के कंटेक्स्ट में उभरती हुई दिखती है। तो ये सारे जो तमाम पक्ष हैं दोस्तों यहाँ पर उभर कर सामने आ रहे हैं और यहाँ पर मैंने उस आंकड़े को भी मेंशन करने की कोशिश की है कि जो यूरोपीय यूनियन के 23 देश नाटो का हिस्सा हैं, उनके द्वारा जो रक्षा बजट पर खर्च किया जाता है नाटो के तहत, वो महज 2% तक खर्च किया जाता है। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी यह कहा है कि हम भाई 2027 तक ऐसी स्थिति में आ पाएंगे जबकि हम 2.5% तक खर्च कर पाएंगे। तो ये सारी जो गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं अलग अलग स्तरों पर, वो क्या बयां कर रही हैं? वो ये बयां कर रही हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है और क्या इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में हम लोग दोस्तों आगे की चर्चा में बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से एक सूचना से रूबरू करवा दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से अपने GS की तैयारी को और बेहतर आकार प्रदान करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में जिसकी शुरुआत हो रही है 7 मार्च से शाम में 6 बजे से। यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से आप अपने GS के पाठ्यक्रम को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से कवर कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करने के माध्यम से आप इसमें जो 3 अलग अलग बैचेज हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, इनमें से किसी भी एक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 9,999 रुपये में बैचेस की शुरुआत हो रही है। सिल्वर बैच की जो फी है वो है 9,999 रुपये और साथ ही आप गोल्ड या प्लैटिनम बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक कीजिए। उसके माध्यम से उसके फीचर्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और साथ ही इसके जरिए आप अपनी GS की तैयारी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। इसके माध्यम से आपको जो फी है उसमें डिस्काउंट मिलेगा, उसके माध्यम से आप एडमिशन लेते हुए आगे अपनी पढ़ाई लगातार जारी रख सकते हैं।
यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो ये बैचेज हैं, इस बैचेज में कई सारी खासियतें हैं। जैसे कि यदि आप लाइव बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको प्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम या फिर मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम की सुविधा मिलती है। इसके अलावा आपको 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं मिलती हैं। वो लाइव बैचेज के कंटेक्स्ट में जो गोल्ड और प्लैटिनम बैचेज हैं उनके संदर्भ में ये जो फीचर्स हैं खास तौर पर लागू होते हैं। और जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिल्वर बैच की, इसमें आपको रिकॉर्डेड कक्षाएं मिलती हैं और साथ ही आपको जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर पहुंचा दिया जाता है ताकि आप उसके आधार पर तैयारी कर सकें। तो अपनी सुविधा के अनुसार इस बैच में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से सवाल वही आ जाता है कि जो यहाँ पर ये समीकरण दिख रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम यूरोप, यूरोपीय संघ और अन्य, बड़ा ही अजीब लग रहा है ये लिखने में। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पक्ष है दोस्तों, ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो देखो यूरोप है वो यूरोपीय संघ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये हम नहीं कह सकते कि यूरोपीय संघ इज इक्वल टू यूरोप। यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति है वो यूरोप और यूरोपीय संघ और अन्य में भी कई सारे देश आ जाते हैं। भारत भी आ जाता है, रूस भी आ जाता है और भी कई सारे अलग अलग देश आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा हाल के समय में अपनी आर्थिक नीति को बहुत अधिक तरजीह दिया जा रहा है, जिस तरीके से टैरिफ लागू करने की बातें की जा रही हैं अलग अलग देशों के अगेंस्ट में, लाइकवाइज कनाडा के कंटेक्स्ट में बातचीत की गई, ब्रिक्स देशों के अगेंस्ट में बातचीत की गई, यूरोपीय यूनियन के कंटेक्स्ट में बातचीत की गई, वैसे में इन सभी के द्वारा विकल्पों की तलाश शुरू की जा रही है। भारत के कंटेक्स्ट में बातचीत की गई। गेटिंग माई पॉइंट। और यही वजह है कि जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल का अभी हाल में भारत दौरा हुआ है, वो इसी का एक परिणाम निकल कर सामने आ रहा है। यदि आप हमारे अगेंस्ट में टैरिफ लगाएंगे तो हम भी आपके अगेंस्ट में टैरिफ लगाएंगे, इस तरीके की बातें अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जब की जा रही हैं तो ऐसे में इनके द्वारा विकल्पों की तलाश करना लाजिमी दिखता है। और यही बड़ी वजह है कि अभी हाल के समय में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो FTA को लेकर के चर्चा है, इसे और अधिक एक्टिव करने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ के अंतर्गत, तो यूरोपीय संघ में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 27 देश शामिल हैं और इन 27 में से जो 23 देश हैं वो नाटो का हिस्सा है। बात समझिएगा, नाटो का हिस्सा है। जो ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड और माल्टा वो यूरोपीय संघ के तो हिस्सा हैं लेकिन वो नाटो का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं भाई, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, माल्टा और आयरलैंड। यहां पर मैं आयरलैंड लिख देता हूं, आयरलैंड। ये चारों देश यूरोपीय संघ के सदस्य तो हैं लेकिन नाटो के सदस्य नहीं हैं। वहीं जब हम बात करते हैं यूरोप के स्तर पर, तो यूरोप में ब्रिटेन भी आ जाता है। हालांकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, आपको पता है ब्रेक्जिट के बाद इसकी क्या स्थिति रही। तो देन फिर यहाँ पर जो स्थितियां आप देख रहे हैं, जो समीकरण आप देख रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका हाल के समय में कहीं ना कहीं इन सभी से अलग थलग अपनी नीतियों को अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। और ऐसे में यहाँ पर नाटो के ऊपर जो एक सवालिया निशान की स्थिति उभर रही है, यह विचारणीय हो जाता है ना। आखिर ये जो सवालिया निशान है वो क्या कुछ कहता है, इसके बारे में हम लोगों को पड़ताल करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं उसको हम लोग थोड़ा सा टटोल लें। अभी हाल ही के समय में दोस्तों जर्मनी के म्यूनिख में एक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से जो यूरोप के नेता हैं, इन नेताओं की आलोचना की गई। जानते हैं किसके द्वारा? अमेरिका के उपराष्ट्रपति के द्वारा। उन्होंने खूब भर भर करके सुना दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, लोकतंत्र का ख्याल आपको इस तरीके से रखना चाहिए, उस तरीके से रखना चाहिए, इस तरीके की बातें कही गई है ना। यहाँ पर एक और जो पक्ष निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति महोदय हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इनके द्वारा यहाँ तक कहा गया कि देखिए साहब, यूरोप का एक अपना सैन्य बल हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं? क्यों आप अमेरिका के कंटेक्स्ट में इस तरीके से विचार करते हैं कि बिना अमेरिका के हमारा कुछ नहीं हो सकता है? क्यों नहीं यूरोप का एक बेहतर सैन्य बल ही तैनात कर दिया जाए?
ये बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं। इसके अलावा यूक्रेन मामले पर जो अमेरिका की नीति हाल के समय में देखी गई वो अपने आप में विचारणीय है। जब यूक्रेन के अगेंस्ट में रूस के द्वारा हमला किया गया तो फिर अमेरिका सहित यूरोप के जितने भी देश हैं उन सभी ने बहुत बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट किया। नाटो के स्तर पर भी सक्रियता की स्थितियां देखी गई। यहाँ तक कि यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यूक्रेन बेशक चाहता था कि हम नाटो का सदस्य बने, लेकिन अभी की स्थिति यही है कि वो नाटो का सदस्य है नहीं। इसके अलावा जब वर्तमान में शांति की बातचीत की जा रही है तो ऐसे में अमेरिका ने यूक्रेन को दरकिनार करते हुए, यूरोपीय देशों को दरकिनार करते हुए सीधे सीधे रूस से बातचीत करनी शुरू कर दी। और अभी हाल में जब जेलेंस्की साहब के साथ बातचीत की गई तब फिर क्या स्थिति हुई ये तो आप सभी को पता है ही। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर जो अमेरिका की नीति है वो बहुत अधिक एक अस्थिरता की स्थिति को दर्शा रही है। इसके अलावा यूरोप की सुरक्षा की गारंटी पर संदेह भी प्रकट किया जा रहा है। और ये संदेह जानते हैं कौन प्रकट कर रहा है? जर्मनी में जो फ्रेडरिक मर्ज नाम के एक व्यक्ति हैं, है ना, जो अभी हाल में जर्मनी में चुनाव का माहौल दिख रहा है और हो सकता है कि अब वो चांसलर भी बन जाएंगे। तो फिर उन्हीं के द्वारा इस तरीके की बयानबाजियां की जा रही हैं कि जो अमेरिका 1949 में नाटो की स्थापना के बाद में यूरोप का एक स्वाभाविक गारंटर बन चुका था, उसकी सुरक्षा का दायित्व अपने आप संभाल रहा था, आज की स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं वो इससे इतर दिख रहा है। और ऐसे में यहाँ पर सवाल ये है कि यूएसए पर से निर्भरता क्यों नहीं हटा ली जाए? क्यों हम यूएसए के कंटेक्स्ट में इतना अधिक अटैच्ड हमेशा रहें ताकि हमेशा यूएसए के दबाव में हमें जीना पड़े, है ना? ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और इसी के कंटेक्स्ट में जो ये सवाल है वह यहाँ पर उभर कर निकलता है कि क्या यूएसए के बिना नाटो का अस्तित्व रहेगा? दोस्तों ये जो सवाल है ये सवाल अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति को जन्म देता है। हास्यास्पद स्थिति ये कि जहां एक तरफ विचारधारा के स्तर पर अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर के जो पूंजीवादी विचारधारा को महत्व देते हुए और अपने प्रभाव को महत्व देने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान में नाटो की स्थापना की, आज क्या यही अमेरिका नाटो को त्याग देगा? और यदि अमेरिका नाटो को त्याग देगा तो क्या यह बिल्कुल ही अलग हो जाएगा? ऐसा तो नहीं ही संभावना दिख सकती है कि भाई अमेरिका नाटो को त्याग करके और रूस के खेमे में चला जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा जो पॉलिसी शिफ्ट है वो हो सकता है ना? ऐसी तो संभावना नहीं ही दिख सकती है। तो यहाँ पर जो सवाल है वो यही कहता है कि आखिर क्या नाटो के कंटेक्स्ट में अमेरिका को आगे और अधिक सामान्य तरीके से, सहज तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम यूरोप की सेना की बात करें, यूरोप की क्षमता की बात करें, तो यहाँ पर इक्का दुक्का ऐसे पॉइंट तो जरूर देखते हैं कि यूरोप के स्तर पर ऐसी अपनी क्षमता है जो कि रूस का एक सीमा तक मुकाबला कर सकती है ना? यदि हम अमेरिका को हटा दें नाटो में से तो ऐसा माना जा रहा है कि 3 लाख अतिरिक्त सैनिक की आवश्यकता होगी यूरोप को, ठीक है, रूस का मुकाबला करने के लिए। इसके अलावा जो विभिन्न यूरोपीय देश हैं उनके पास में अत्याधुनिक सैन्य उपकरण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चाहे पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सारे जो देश हैं इनके पास में बेहतर सैन्य क्षमता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीते कुछ समय से इन देशों ने अपने रक्षा बजट में जिस तरीके से एक नियंत्रण की कोशिश की है वो ये इस बात को बयां करती है कि वे बहुत अधिक मात्रा में रक्षा बजट पर खर्च करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे देश ने तो अपने सैन्य क्षमता में भी कुछ गिरावट लाने की भी कोशिश की है ना? वहीं दूसरी तरफ जब हम रूस की बात करते हैं तो कहा जाता है कि भाई वर्तमान में यूरोप की तुलना में रूसी सैन्य खर्च कहीं ज़्यादा हो गया है। रूस के द्वारा वर्तमान में दोस्तों 6.7% अपनी जीडीपी का सैन्य खर्च में लगाया जा रहा है। वहीं जब हम यूरोपीय देशों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन का तो कहना है कि भैया हम 2027 तक 2.5% का जो डिफेंस स्पेंडिंग है, डिफेंस के स्तर पर जो हमारा खर्च है नाटो में वो हम कर पाएंगे। और अमेरिका क्या कह रहा है? 5% तक कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये स्थितियां यहाँ पर निकल कर सामने आ रही।
अब ये आगे आने वाले कुछ समय में ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या अमेरिका नाटो में बने रहते हुए यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंध को थोड़ा सा सहज और सरल करता है या फिर इसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई करता है। देखो यहाँ पर यदि हम डिप्लोमेटिक वे में थोड़ा सा समझें, इन बातों को थोड़ा सा गौर से देखें, तो नाटो जो है निश्चित तौर पर यूरोप के देश और उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है, जो यूएसए हैं, इन सभी के माध्यम से ये काम करता है। नाटो में 32 देश वर्तमान में है, ये सभी को पता है ना। और वहीं ये जो नाटो है ये रूस के अगेंस्ट में अपनी भूमिका निभाता रहा है, लगातार भूमिका निभाता रहा है। रूस के द्वारा यदि चुनौती पेश की जाती है तो ऐसे में क्या अमेरिका को यूरोपीय देशों का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये एक सवाल उभरता है। और यदि अमेरिका इन यूरोपीय देशों के साथ में तालमेल बिठा करके नहीं चलता है तो क्या ये यूरोपीय देश क्या एक अपना अलग गठबंधन नहीं बना ले सकते हैं? क्या ये जो यूरोपीय देश हैं ये अपनी एक साझा सेना इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं? और यदि ऐसा होगा तो जो ये नाटो इतने समय से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया ट्रांस अटलांटिक रीजन में, वैसे में इसकी स्थिति क्या रह जाएगी, है ना। ये सारी स्थितियां यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं। अब ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा कि वैश्विक परिदृश्य में क्या कुछ गतिविधियां होती हैं। हम सभी को पता है कि वैश्विक स्तर पर कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। वर्तमान की जो स्थिति है उसको हम लोगों ने विश्लेषित करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। निश्चित तौर पर इसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि वर्तमान में वैश्विक गतिविधियों के मद्देनज़र नाटो की क्या स्थिति दिख रही है, यूरोपीय देशों की क्या स्थिति दिख रही है, अमेरिका किस तरीके से अपने लेवल पर अपने निहितार्थ को महत्व देने की ओर आगे बढ़ रहा है, और इस कंटेक्स्ट में आगे क्या होगा ये आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। दोस्तों, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है और निश्चित तौर पर इससे आपको जो हालिया गतिविधियाँ इसको समझने में आसानी होगी। चलते चलते फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि स्टडी IQ IAS हिंदी टीम के साथ मिलकर के अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को बेहतर आकार प्रदान करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 7 मार्च से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके अंतर्गत आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस बैच से जुड़ सकते हैं और साथ ही अपने GS की संपूर्ण तैयारी को बेहतर रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स के अंतर्गत GS के सभी जो पेपर हैं, GS का पेपर 1, 2, 3, 4, इन सभी को बेहतर तरीके से तैयार करवाया जाता है ताकि आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक अपनी तैयारी कर सकें और बेहतर तरीके से PT और मेंस की तैयारी कर सकें ताकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।